हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th के बायोलॉजी का। ठीक है, ये 6th चैप्टर जो कि है उत्तर। हमने इसका 10 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 11th पार्ट यानी कि भाग 11। चलिए, अध्याय 6 यानी छठा अध्याय है ये। और ये अध्याय का शीर्षक है उत्तक यानी कि टिश्यूज, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, सबसे पहला आता है प्रस्तुति, यानी कि आज की क्लास में हमें पढ़ना क्या है। ये जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें हम कौन कौन से इस चैप्टर का, ये जो अध्याय हमारा चल रहा है उत्तक, उस अध्याय का कौन कौन सा टॉपिक आज हम कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे एपिथेलियम उत्तक की। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू जो होता है उसका परिचय, फिर उसकी संरचना देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियम, फिर एपिथेलियम की कार्यात्मक विशेषता, यानी कि एक तरह से ओवरऑल हम कहें तो आज हम एपिथेलियम टिश्यू कवर करेंगे। ओके, फिर उसके प्रकार देखेंगे और फिर एक ये भी प्रकार में ही आ जाएगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होते हैं। ठीक है, ग्लैंडुलर उत्तक, तो वो भी देखेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है एपिथेलियम उत्तक, एक परिचय। क्या होता है आखिर एपिथेलियम उत्तक? एपिथेलियम उत्तक की परिभाषा जंतु शरीर की सतह को ढकने वाला एवं विभिन्न अंगों की आंतरिक परत बनाने वाला उत्तक होता है। यह शरीर को बाहरी हानिकारक तत्वों से सुरक्षा प्रदान करता है और कई आवश्यक कार्यों में सहयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए कहाँ गया। हाँ, ये जो भी ये उत्तक की परिभाषा हम देख रहे हैं, यानी कि एक तरह से ये एपिथेलियम उत्तक के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि ये जो होता है हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तक होता है। तो जो आज का ये जो पूरा लेक्चर है उसमें हम इसके परिचय, इसकी मुख्य विशेषताएं, इसके कार्यों को हम सभी विस्तार से जानेंगे। लेकिन उसके पहले हमें क्या जानना है कि आखिर ये होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। देखिए, एपिथेलियम उत्तक को हम शरीर का कवरिंग टिश्यू भी कहते हैं। ये हमारे शरीर की सतह को ढकता है और अलग अलग अंगों की भीतरी परत भी बनाता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कि हमारे घर में पेंट या प्लास्टर दीवार को ढककर सुरक्षा देता है, तो ठीक वैसे ही यह उत्तक शरीर को बाहरी हानिकारक चीज़ों जैसे कि हो गया धूल, ठीक है, जीवाणु या फिर चोट, इन सभी से बचाता है। इसके अलावा हम यह भी कह सकते हैं कि यह केवल सुरक्षा ही नहीं देता है बल्कि कई जरूरी कामों जैसे कि हो गया अवशोषण और शव, ठीक है, सिक्रीशन जो होता है उसमें मदद भी करता है। आगे आते हैं, एपिथेलियम के स्थान की लोकेशन इन बॉडी, आखिर ये होता कहाँ कहाँ है। त्वचा में, स्किन, मुंह एवं आहार नली की परत पे, रक्तवाहिनियों का स्तर यानी ब्लड वेसल्स, फेफड़ों की कूपी का एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, वृक्कीय नली का यानी कि रीनल ट्यूब्यूल्स एंड ग्रंथियाँ ग्लैंड्स में। तो ये जो भी स्थान यहाँ पर बताया गया है कि ये जो एपिथेलियम उत्तक होता है वो होता कहाँ कहाँ है, तो जो यह उत्तक होता है हमारे शरीर के बहुत से हिस्सों में मौजूद है। जैसे कि हो गया त्वचा की बाहरी परत में, मुंह और आहार नली की सतह पर, रक्त नलिकाओं की अंदरूनी परत में, फेफड़ों की वायु कोशिकाओं में, वृक्क की नलिकाओं में और ग्रंथियों में। तो देखिए इसका मतलब है क्या? मतलब तो इसका यही है कि शरीर के लगभग हर हिस्से में जहाँ सुरक्षा या किसी चीज का आदान प्रदान होना है वहाँ एपिथेलियम उत्तक मौजूद होता है। आगे आते हैं, संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियम। ये कैसे होता है? कोशिकाओं की बनावट, आप एक तरह से ये समझ सकते हैं जो कोशिकाओं की बनावट है। तो देखिए, एपिथेलियम उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं आपस में एकदम सटी हुई होती हैं और बीच में उसमें कोई खाली जगह नहीं होता है। तो इन कोशिकाओं की परतें पतली होती है और चिकनी होती है। कोशिकाएं आयताकार, घनाकार या स्तंभ के आकार की हो सकती है। यह घनी और मजबूत व्यवस्था ही इसे शरीर के लिए सुरक्षा कवच बनाती है। यहाँ पर लिखा भी है कि कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, परतें पतली, चिकनी और बिना किसी खाली स्थान की होती हैं। कोशिकाएं के बीच चिपकाने वाले पदार्थ न्यूनतम होते हैं और कोशिकाएं आयताकार, घनाकार या स्तंभ जैसी हो सकती हैं। ये आप प्रकार में जानेंगे कैसे कैसा होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करें तो एपिथेलियम की कोशिकाएं एक पतली गैर कोशिकीय झिल्ली यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिकी होती है। यह झिल्ली एपिथेलियम को नीचे के संयोजी उत्तक से अलग करती है। यह आधार प्रदान करने के साथ साथ, ठीक है, पदार्थों के आदान प्रदान में मदद करती है। यहाँ पर समझिए, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं तो एपिथेलियम उत्तक की कोशिकाएं जो होती है एक पतली झिल्ली पर टिकी होती है, उसे ही हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यह झिल्ली कोशिकाओं को क्या करती है? सहारा देती है और इन्हें नीचे के संयोजी उत्तक से अलग करती है। साथ ही यह पदार्थों के आदान प्रदान में भी मदद करती है, यानी कि जो चीज़ कोशिका में जानी है या निकलनी है उसमें यह आधार का काम करती है। ओके, एज अ बेस जिसे हम बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। आगे बढ़ते हैं, अंतर कोशिकीय स्थान का अभाव। कोशिकाएं इतनी पास होती हैं कि उनके बीच कोई खाली स्थान नहीं होता है। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया। इससे एक मजबूत व बाधा रहित परत बनती है। यह घर्षण, संक्रमण व सूक्ष्म जीवों से रक्षा में सहायक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो भी है, ठीक है, बिल्कुल खाली जगह यहाँ पर नहीं होता है, यानी कि एपिथेलियम कोशिकाओं में आपस में कोई खाली जगह नहीं होती है। इसी कारण यह एक मजबूत और बाधा रहित परत बनाता है। ये जो परत होता है घर्षण, संक्रमण और सूक्ष्म जीवों से रक्षा करने में बहुत मददगार होती है। जैसे कि आप अगर किसी सतह को एकदम कस कर ढक दे तो वहाँ से धूल या पानी नहीं जा सकती है। ठीक है, उसी तरह यह उत्तक शरीर को सुरक्षित रखता है। आगे आते हैं, एपिथेलियम की कार्यात्मक विशेषताएं। अब क्या क्या है यहाँ पर दिया गया है, सेलेक्टिव परमियाबिलिटी और रीजनरेशन के बारे में बात हुई है। तो यहाँ पर आप समझिए, एपिथेलियम से होकर ही सभी पदार्थ शरीर में प्रवेश करते हैं या बाहर निकलते हैं। कोशिकाएं वर्णात्मक पारम्य यानी सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। यह गुण अवशोषण व शव में सहायक होता है। ठीक है,
तो एक तरह से जब हम पारंपरिकता की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि जैसे कि एपिथेलियम ऊतक जो होता है वो सेलेक्टिव परमिएबल होता है, यानी कि यह तय करता है कि कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर जाएगा और कौन बाहर आएगा। यह जो गुण है शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से अवशोषण और स्राव जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। उदाहरण के लिए आप यह भी ले सकते हैं जैसे कि आंतों में भोजन का अवशोषण और फेफड़ों में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, तो वो इसी गुण पर निर्भर होता है। यदि हम बात करें पुनर्जनन क्षमता यानी रीजनरेशन की, तो हम देखिए एपिथेलियम कोशिकाओं में तेज पुनः विभाजन की क्षमता होती है, ठीक है। घाव भरने, त्वचा के टूटने पर पुनर्निर्माण में सहायक होती है। निरंतर झड़ने व नवीकरण वाली कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि त्वचा हो गया, आंत हो गया। अब देखिए ये जैसे जो भी होता है, एपिथेलियम ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वो लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं। इस वजह से इनके पुनर्निर्माण करने की क्षमता बहुत तेज होती है। उदाहरण के लिए यदि त्वचा छिल जाती है तो कुछ ही समय में नई त्वचा बन जाती है। आंत की सतह पर भी पुरानी कोशिकाएं झड़ती हैं और नई बनती रहती हैं, ठीक है। तो यही होती है, इसकी खासियत है ये, ठीक है। आगे देखते हैं एपिथेलियम के कार्य क्या क्या है, फंक्शंस क्या है। पहला है प्रोटेक्शन, दूसरा है अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, तीसरा है स्राव यानी सिक्रीशन, और चौथा है परिवहन, ठीक है। चलिए हाँ, तो फंक्शंस की बात करें तो ठीक है, 4 फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, 4 कार्य। तो देखिए एपिथेलियम ऊतक बहुत से काम करता है। सबसे पहले तो यहाँ पर दिया ही गया है, इस शरीर को सुरक्षा देता है, जैसे कि हम समझ सकते हैं त्वचा हमें चोट, रगड़ और संक्रमण से बचाती है। दूसरा ये कि अवशोषण करता है, जैसे कि आंतों में पोषक तत्वों का अवशोषण। तीसरा है स्राव, जैसे कि ग्रंथियां, हार्मोन, एंजाइम, पसीना या फिर लार, इन सभी का सिक्रीशन होता है। और चौथा हम बात कर रहे हैं परिवहन का, यह परिवहन करता है, जैसे कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान और श्वसन नली में श्लेष्मा को हटाना। तो इन सभी यानी कि यह ऊतक शरीर के हर महत्वपूर्ण काम में शामिल है। आगे आते हैं निष्कर्ष। एपिथेलियम ऊतक शरीर की पहली रक्षात्मक पंक्ति है। यह अवरोध, परिवहन, स्राव, अवशोषण जैसे अनेक कार्यों में शामिल होता है। इसकी संरचना इसके कार्यों के अनुरूप विविध होती है। यह ऊतक संपूर्ण शरीर के उचित कार्य नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हाँ यहाँ यानी कि आज आप ये जो एपिथेलियम टिश्यू के बारे में अभी तक आपने जितना पढ़ा वो क्या है, शरीर का पहला रक्षात्मक कवच है। यह केवल सुरक्षा ही नहीं देता है बल्कि अवशोषण, स्राव और परिवहन जैसे काम भी करता है। इसकी संरचना इसके कार्यों के हिसाब से अलग अलग रूपों में पाई जाती है। यही कारण है कि यह ऊतक हमारे शरीर के सामान्य और स्वस्थ कामकाज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये तो अभी तक आपने एपिथेलियम ऊतक के बारे में पढ़ लिया। अब हम जानेंगे एपिथेलियम ऊतक के प्रकार, एक एक करके सभी पढ़ेंगे। सरल सल्की एपिथेलियम यानी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, एकल परत वाली अत्यंत पतली व चपटी कोशिकाएं होती है। कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, कोई अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होता है। फेफड़ों की वायु कोशिकाएं एल्वियोलाई में होता है, यानी ये स्थान बताया गया कहाँ कहाँ पाया जाता है। ग्लोमेरुलस की भीतरी परत पे पाया जाता है, वुमेन्स कैप्सूल। और ये जो इसका कार्य होता है वो यही है कि पदार्थों का आसान और तीव्र विसरण करता है, यानी डिफ्यूजन में मदद करता है। तो ये जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, तो इस प्रकार का एपिथेलियम जो होता है वो सबसे सरल और पतला होता है। यह एक ही परत में बनी बहुत ही चपटी और नाजुक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसकी वजह से पदार्थ आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं, जैसे कि फेफड़ों की वायु कोशिकाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान इसी ऊतक के कारण संभव हो पाता है, ठीक है। इसी तरह रक्त नलिकाओं की बात करें और ग्लोमेरुलस में पदार्थों का छनना, ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल जो आप ये सब देखते हैं, तो उस तरह से वो इसी वजह से होता है। इसकी पारदर्शी और पतली संरचना इसे विसरण और अवशोषण के लिए आदर्श बनाती है। ये रहा, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक पतला सा लेयर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्तरित सल्की एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम, एकाधिक परतों से बना ऊतक जिसमें ऊपरी परत चपटी होती है, निचली परतें बेलनकार या घनाकार कोशिकाओं की होती हैं। बाहरी परत मृत और केराटिन युक्त हो सकती हैं, जो कि त्वचा में, ठीक है, स्किन, आंतरिक अंगों में या गैर केराटिन युक्त होती हैं। त्वचा की बाहरी सतह पर होती हैं। यांत्रिक घर्षण, रसायन व रोगाणुओं से सुरक्षा देती है। शरीर की सतह की रक्षा करना, ठीक है, कार्य है। पानी के वाष्पीकरण को रोकना, जो कि त्वचा में होता है, ठीक है। तो ये सभी इसका कार्य है। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करें तो यह ऊतक कई परतों से बना होता है। इसकी निचली परत जो होती है, परतों में घनाकार या बेलनकार कोशिकाएं होती हैं और ऊपरी परतें चपटी होती है। हमारी त्वचा में यही ऊतक पाया जाता है और यहाँ इसकी ऊपरी परतें मृत और केराटिन युक्त हो सकती है, जिससे कि त्वचा मजबूत और जलरोधी हो जाती है। वहीं मुंह हो गया, ठीक है, अन्ननली या फिर हो गया योनि, इन जैसे हिस्सों में यह बिना केराटिन का होता है। इस ऊतक का मुख्य काम शरीर को घर्षण, चोट, रसायन और रोगाणुओं से बचाना है, इसलिए इसे रक्षात्मक ऊतक भी कहा जाता है। चलिए, ये आप फिगर देख सकते हैं। ऊपर वाली पतली है, चपटी है, और नीचे वाले क्या है, बेलनकार है कि नहीं है, देख सकते हैं। बेलनकार हो गया, घनाकार हो गया, उस जैसी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉलमनार एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, लंबी स्तंभ जैसी कोशिकाएं जो खड़ी होती हैं। नाभिक सामान्यतः आधार की ओर स्थित होता है। कोशिकाएं सघन और सीधे व्यवस्थित होते हैं। छोटी आंत की भीतरी परत होती है,
ठीक है, वहाँ पर ये पाई जाती है। आमाशय पाचन तंत्र की परतें में पाई जाती हैं। अवशोषण का काम करती हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। स्राव होता है एंजाइम और म्यूकस का। तो कॉलमनर एपिथेलियम बेसिकली है क्या, ठीक है, स्तंभाकार एपिथेलियम की बात कर रहे हैं। तो ये उत्तक लंबी और स्तंभ जैसी कोशिकाओं से बना होता है जो खड़ी खड़ी व्यवस्थित रहती है। इनमें नाभिक आमतौर पर नीचे की ओर होता है। आंतों की भीतरी सतह पर इन कोशिकाओं के ऊपर छोटे छोटे बाल नुमा संरचना यानी कि जिसे हम माइक्रोविलाई कहते हैं वो होता है, जो सतह क्षेत्र बढ़ाकर भोजन के अवशोषण को आसान बनाते हैं। यानी कि जो सरफेस एरिया होता है उसे वो इंक्रीज करता है और जो एब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो बढ़ाता है। ये उत्तक अवशोषण और स्राव दोनों कार्य करता है, जैसे आंत में भोजन का अवशोषण और ग्रंथियों से एंजाइम और म्यूकस का स्राव। चलिए, ये हो गया पिक्चर, देख सकते हैं कॉलमनार बिल्कुल कॉलम की तरह लंबा लंबा खड़ा है। आगे बढ़ते हैं, इसका न्यूक्लियस भी आप देख सकते हैं नीचे की ओर है। चलिए आगे, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, स्तंभाकार कोशिकाएं जिन्हें शीर्ष पर सूक्ष्म बालनुमा रचनाएं होती हैं। शिलिया गतिशील होती हैं और गति उत्पन्न करते हैं। श्वसन नली में पाया जाता है नेशनल ट्रैक्ट हो गया, ट्रैकिया, ब्रोंकाई। अंडवाहिनी में पाया जाता है फेलोपियन ट्यूब। म्यूकस या धूल कणों को बाहर की ओर ले जाना, यह कार्य है इसका। अंड कोशिका को गर्भाशय की ओर ले जाना यानी कि फेलोपियन ट्यूब की ओर ले जाना। तो देखिए, ये जो सिलिएटेड एपिथेलियम की हम बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार का जो उत्तक होता है वो स्तंभाकार कोशिकाओं से बना होता है और जिनके ऊपर सीलिया नाम के छोटे छोटे चलायमान रोम पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे जैसे रहेंगे। ये सीलिया लगातार हिलते रहते हैं और गति पैदा करते हैं। श्वसन नली में ये धूल और म्यूकस को बाहर की ओर ले जाते हैं ताकि हवा का मार्ग साफ रहे। वहीं अंडवाहिनी में ये सीलिया अंडाणु को गर्भाशय की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। ठीक है, यानी कि यह उत्तक पदार्थों या कोशिकाओं को एक दिशा में गति देने का काम करता है। चलिए, ये रहा इसका पिक्चर। ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर में छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं जो कि इसका गति कराते हैं। अब आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूब घन के आकार की कोशिकाएं होती है। केंद्र में गोल नाभिक होता है। एक परत में व्यवस्थित कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं की मोटाई औसत होती है। वृक्कीय नलिकाएं रेनल ट्यूब्यूल्स होती है। संरचना को सहारा देना ये कार्य है इसका। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम हम समझ रहे थे, तो अभी तक 4 शायद हो गया। तो देखिए, इस उत्तक के घनाकार एपिथेलियम यानी क्यूबॉइडल एपिथेलियम की हम बात कर रहे हैं। तो इस उत्तक की कोशिकाएं घनाकार होती हैं, यानी कि इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लगभग बराबर होती है। इसमें नाभिक गोल होता है और बीच में स्थित होता है। यह वृक्क की नलिकाओं और विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि हो गया थायराइड या लार ग्रंथि में पाया जाता है। सलेवरी ग्लैंड जिसे बोलते हैं। तो हम बात कर रहे थे घनाकार एपिथेलियम की यानी कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इस उत्तक की कोशिकाएं घनाकार होती हैं, यानी कि इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लगभग बराबर होती है। इसमें नाभिक गोल और बीच में स्थित होता है। यह वृक्क की नलिकाओं और विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि थायराइड या लार ग्रंथि में पाया जाता है, यानी कि हो गया सलेवरी ग्लैंड। इसका मुख्य काम क्या है? स्राव और अवशोषण। जैसे कि वृक्क की नलिकाओं में यह जल और लवणों के अवशोषण में मदद करता है, जबकि ग्रंथियों में हार्मोन और एंजाइम का स्राव करता है। चलिए, ये रहा, आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से है। बिल्कुल सेम हाइट, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल होता है और जो ये न्यूक्लियस होता है वो बीच में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, संक्षिप्त तुलना तालिका यहाँ पर जो भी आप अभी तक 5 पढ़े एपिथेलियम उत्तक के प्रकार, उसका ये यहाँ पर तुलना किया गया है। सरल सल्की, स्तरित सल्की, स्तंभाकार, ठीक है, पक्षमाभि स्तंभाकार, ठीक है, और घनाकार। संरचना की बात करें तो एकल चपटी कोशिकाएं होती हैं। स्तरित की बात करें, स्तरित सल्की की, तो कई परतें ऊपरी चपटी होती हैं। स्तंभाकार लंबी होती हैं, स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं। पक्षमाभि स्तंभाकार क्या होती है? सीलिया युक्त स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं। और घनाकार घन के आकार की कोशिकाएं होती हैं। उसी तरह हम स्थान की बात करें तो आप देख सकते हैं सरल सल्की जो होता है वो फेफड़े एंडोथेलियम में होता है, जिसका मुख्य कार्य है विसरण और परासरण। स्तरित सल्की की बात करें तो वो त्वचा, मुंह, गुदा में पाया जाता है और जिसका मुख्य कार्य है सुरक्षा। स्तंभाकार की बात करें तो वो कहाँ पाया जाता है? आंत और आमाशय में, जिसका मुख्य कार्य है अवशोषण और स्राव। फिर वही सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है, पक्षमाभि स्तंभाकार की बात करें तो वो श्वसन नली अंडवाहिनी में पाया जाता है, जिसका की कार्य है सफाई और गति। घनाकार क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करें तो वृक्क में पाया जाता है, ग्रंथिया में पाया जाता है, ठीक है, जिसका कार्य है स्राव और अवशोषण। चलिए आगे आते हैं ग्रंथिल एपिथेलियम। ये लास्ट टॉपिक है, जस्ट हो गया परिभाषा। ऐसे एपिथेलियम उत्तक जिनकी कोशिकाएं विशेष रूप से श्रवण यानी कि सिक्रीशन का कार्य करती हैं। ये कोशिकाएं एकल या बहुकोशिकीय संरचना बनाकर ग्रंथियों का निर्माण करती हैं। श्रवण पदार्थों में हार्मोन, एंजाइम, म्यूकस, पसीना, लार ये सब शामिल होते हैं। ये उत्तक शरीर की अंतःस्रावी, एंडोक्राइन एवं बहिःस्रावी एक्सोक्राइन ग्रंथियों में पाए जाते हैं। तो देखिए, जैसे कि ग्रंथिल, ये आप जो समझ रहे हैं इसकी परिभाषा, अब तक हमने देखा ही क्या? हमने क्या देखा? एपिथेलियम उत्तक क्या क्या करता है? शरीर को ढकते हैं, विभिन्न कार्य करते हैं। लेकिन एपिथेलियम की एक विशेष किस्म होती है जिसे कि हम ग्रंथिल एपिथेलियम कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि
ये स्वर, ठीक है, सिक्रीशन का काम करता है, यानी यह उत्तक हार्मोन, एंजाइम, म्यूकस, पसीना, लार आदि जैसे विभिन्न रसायन बनाता है और शरीर को उपलब्ध कराता है। यही कारण है कि उत्तक हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में पाया जाता है। इसी से समझिए कि हमारे शरीर के अधिकतम नियामक और पाचन कार्य ग्रंथिल एपिथेलियम कार्य पर ही निर्भर रहते हैं। अब आते हैं, दो प्रकार की ग्रंथियां होती है, एकल कोशिका ग्रंथि यूनिसेलुलर ग्लैंड और मल्टीसेलुलर ग्लैंड। उदाहरण में आप ले सकते हैं यूनिसेलुलर में गॉबलेट सेल, और मल्टीसेलुलर ग्लैंड की बात करें तो कई कोशिकाओं द्वारा बनी जटिल संरचना। उदाहरण में ले सकते हैं लाल ग्रंथियां, आमाशय ग्रंथियां। या पिक्चर देख सकते हैं, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड, ठीक है, जो कि गॉबलेट सेल में पाया जाता है, ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड है। सलेवरी ग्लैंड हो गया, ये सब में ये पाया जाता है। अब आते हैं बहुकोशिकीय ग्रंथियों की विशेषताएं। मल्टीसेलुलर ग्लैंड कई कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जटिल संरचना होते हैं, जिसमें कि डक्ट, सेक्रेटरी यूनिट्स, ये सब पाए जाते हैं। विभाजित या अविभाजित रूप में पाई जाती हैं। एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन दोनों हो सकती हैं। लार ग्रंथि सलेवरी ग्लैंड जो होती है लार स्राव करती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें तो एंजाइम्स HCl स्रावित करती है, उनका सिक्रीशन करती है। श्वेत ग्रंथि की बात करें, श्वेत ग्लैंड, तो ये पसीना स्रावित करती है। चलिए आगे आते हैं, कार्य फंक्शंस ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। पहला है सिक्रीशन, हार्मोन, एंजाइम, म्यूकस, इन सभी का सिक्रीशन होता है। दूसरा है पाचन प्रक्रिया में सहायता, पाचन रसों का स्राव। तीसरा है शरीर की आंतरिक क्रियाओं का नियंत्रण हार्मोन के माध्यम से। और चौथा है त्वचा का ताप नियंत्रण, जो कि स्वेट ग्लैंड के द्वारा होता है। फिर पांचवा है, ये सब फंक्शन है संरक्षण एवं चिकनाई प्रदान करना, म्यूकस स्राव, ठीक है। तो सभी को एक्सप्लेन करना उतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये सब एक तरह से मुख्य इसका फंक्शन है जो कि आप समझ सकते हैं। आगे सारांश, यह उत्तक स्राव सिक्रीशन के लिए विशेष होता है। एपिथेलियम कोशिकाएं ग्रंथियों में बदल जाती हैं, जैसे कि ये बनाता है एक कोशिकीय बहुकोशिकीय ग्रंथियां, स्रावित करते हैं हार्मोन, एंजाइम, पसीना, लार, ये सब पाचन नियंत्रण और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि मैंने बताया। चलिए अब आते हैं संक्षेपण पे। एपिथेलियम उत्तक एक परिचय संरचना हमने देखा, फिर हमने उसकी कार्यात्मक विशेषताएं देखी, फिर हमने उसके प्रकार देखे, फिर हम जो भी कार्य होता है, ठीक है, फिर हम लास्ट में क्या पढ़ें, ग्रंथिल एपिथेलियम के बारे में। ठीक है, तो फिर धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।